वर्ब एडवांस। वर्ब एडवांस में क्या होता है कि जितने भी वर्ब होता है, चाहे वो प्राइमरी वर्ब हो, लिंकिंग वर्ब हो, है ना, रेगुलर वर्ब हो, इरेगुलर वर्ब हो, और जैसे मोडाल हो, मेन वर्ब हो, लिंकिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, सारे वर्ब का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और सारे वर्ब को हम कैसे यूज करेंगे वो पढ़ेंगे। सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि सारे वर्ब को पढ़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे? एग्जाम्पल का, क्योंकि इस चीज से हमारा क्लियर नहीं होगा। जब भी वो क्लियर होगा तो वो एग्जाम्पल से क्लियर होगा। अच्छा, उसके बाद एक आप लोगों को पास्ट ऑफ स्पीच पढ़ाए हैं कुछ कुछ, तो वो यहाँ पर काम देगा। जैसे बोलो ए, मेन वर्ब है या मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब? क्यों? क्योंकि इस वर्ब का सहायता कर रहा है ए वर्ब, तो सहायता करने वाला हेल्पिंग वर्ब होता है, तो ए मेन वर्ब होता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना। आइए चलते हैं, यहाँ लिखा हो, पहले हम क्या लिखे? प्राइमरी वर्ब। क्या लिखे हैं? प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब में कौन कौन आता है? बी आता है, डू आता है, हैव आता है। अच्छा, जितना लिखा हुआ सिर्फ उतने नहीं सोचो, बी का भी 5 रूप होता है, याद है? V1, V2, V3, V4, V5। जैसे B1 में क्या होता है? आर होता है ना, एम और इस तो V5 में आता है ना, तो बी का 5 वर्ब होता है, फिर उसमें उस 7 की 8 होता है। तो बी में कहने का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, ये सब आ जाएगा इसमें। अच्छा, डू समझते हो? डू में कहने का मतलब सिर्फ डू नहीं, डू के साथ डज भी आएगा, और हैव तो इसके साथ आएगा। तो कहने का मतलब प्राइमरी वर्ब हम उसे कहते हैं जिसमें बी फॉर्म आता है। जिसमें बी फॉर्म आता है उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी। आइए एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ राहुल। राहुल नाउन है सब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ लिखा हुआ आर्टिकल। आर्टिकल के बाद ये भी क्या है? रीडिंग यहाँ पर है, एक यहाँ पर इज है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। लेकिन एक बात बताओ, ये देखो किसका रूप है बाबू? ये किसका रूप है? बी का रूप है। बताओ, ये किसका रूप है? बी का। तो जो बी का रूप होता है वो क्या कहलाता है बाबू? इसका मतलब ये वर्ब कैसा वर्ब कराएगा और एक कैसा वर्ब कराएगा? कैसा वर्ब? इसका मतलब क्या मिला? इसका मतलब ये बोला कि आप ये कहना चाहते हैं कि प्राइमरी वर्ब ही क्या है? प्राइमरी वर्ब ही क्या है बाबू? हेल्पिंग वर्ब। यानी प्राइमरी वर्ब को हम यहाँ पर जो प्राइमरी वर्ब लिखी उसको हम हेल्पिंग वर्ब भी लिख सकते थे। लिख सकते कि नहीं? बताओ, डू हेल्पिंग वर्ब तरीके होता है कि नहीं होता? है भी होता है, हैज भी होता है। क्यों? जिस वर्ब के बाद मेन वर्ब आ जाए इसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा, हुआ कि नहीं? ईज, एम, आर के बाद वर्ब आता है कि नहीं? वाज वर्ब के बाद आता है कि नहीं? हैव, हैज के बाद आता है कि नहीं? डू, डज के बाद V1 आता है कि नहीं? तो इसका मतलब ये सब क्या है? जो प्राइमरी वर्ब जिसे कह रहे हैं वही क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो अब बताओ, यहाँ पर इसको हम क्या बोल सकते हैं? इज को प्राइमरी वर्ब या क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर कोई दिक्कत है? अभी सिर्फ ये समझना है कि प्राइमरी वर्ब किसे कहते हैं। तो ये कैसे समझ गया कि जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के पहले जो आता है वही कहलाता है प्राइमरी वर्ब, और उसी को नाम देते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब। दिक्कत? नीचे आओगे, दूसरा क्या है बाबू? मेन वर्ब। आप लोग को बताया भी गया है, नहीं बताया गया? सुनो, मेन वर्ब कितने होते हैं? 5। मेन वर्ब कितने होते हैं? 5। ये क्या है बाबू? V1। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? V4 को कहीं कहीं हम क्या बोलते हैं? V1 प्लस आई। V4 को कभी कभी क्या बोलते हैं? V1 प्लस आई। उसके बाद V1 प्लस एस या एस जोड़ते हैं, इसी का नाम देते हैं बाबू V5। V1 के साथ अगर एस या एस जोड़ते क्या देते हैं नाम? V5। तो मेन वर्ब कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। अब यूज कैसे होगा वो तो फंक्शन में सीखेंगे ना। ये यूज कैसे होगा? V1, V2, V3, V4, V5 ये कहाँ सीखेंगे? फंक्शन। अभी सिर्फ देखना है कि मेन वर्ब है तो मेन वर्ब V1, V2, V3, V4 और V5 कोई मेन वर्ब है। तीसरा है मोडाल वर्ब। अब मोडाल वर्ब आप लोगों को पूरी तरीके से पढ़ा दी। मोडाल पढ़ाए है ना? एक बात और बताए थे, मोडाल को हम कौन सा वर्ब भी बोलते थे? एक्जुलरी वर्ब। मोडाल एक्जुलरी। मोडाल में देखो बहुत सारा आता है, लेकिन हम कुछ ही लिए, जैसे नीड, डेयर, यूज टू, कैन, कुड, मे, माइट, सब आता है? आता है, सब आता है, लेकिन हम थोड़े सा लिए। अब जैसे देखो आई, नीड, नोट, बाई, अब आर्टिकल के बाद क्या है? नाउन। इस ये किस रूप में यूज हो रहा है बताओ? बाई किस रूप में यूज हो रहा है? बाई किस रूप में यूज हो रहा है? ये यूज हो रहा है वर्ब के रूप में। किस रूप में? और कौन सा वर्ब के रूप में? V1 के रूप में। V1 किस में आता है? इसका मतलब कैसा वर्ब है? और मेन वर्ब। इसका मतलब इन ई क्या है?
ये भार्व की तरह यूज हो रहा है कि मोडाल की तरह? ये कैसे यूज हो रहा है यहाँ पर? मोडाल की तरह यूज हो रहा है। किस तरह से? अच्छा, इसको हम भार्व की तरह भी यूज करते हैं। वो हम बताएं आपको, जब मोडाल पढ़ा रहे हैं तो डिटेल से बताए थे चीज़ों को, बताए थे कि नहीं? है ना। नीड को हम भार्व की तरह भी यूज कर सकते हैं, नीड को हम भार्व की तरह भी यूज करते हैं। और यहाँ यूज क्या हो रहा है? तो भार्व की तरह, लेकिन कौन सा भार्व की तरह? मोडाल भार्व की तरह। क्या मैं इसको एक्सिलरी की तरह यूज कर सकता हूँ? क्या मैं इसको एक्सिलरी की तरह यूज कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। ठीक है, अब नीचे आओ। चौथा कौन सा भार्व है? लिंकिंग भार्व। लिंकिंग भार्व का एक कंडीशन होता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट और इधर नाउन, सब्जेक्ट और नाउन के बीच में जो लिंक रहता है उस लिंक को बताने वाला क्या कहलाता है? लिंकिंग भार्व। जैसे मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये खुशी का लिंक किससे है? खुशी कोई लड़की ने खुश, मतलब जो खुश रहने का लिंक है किससे है? यानी मैं खुश हूँ, मैं अपने आप में खुश हूँ, इसका मतलब मैं और खुश जो वर्ड है एडजेक्टिव, वो किसके लिए आ रहा है? मेरे लिए। तो यहाँ पर बीच में आने वाला आई एम हैप्पी, तो एम क्या कहलाएगा? लिंकिंग वर्ड। जैसे आई नहीं बोलता आई एम राम, आई एम राम, तो आई को लिंक किसके साथ हो रहा है? राम के साथ। आई का लिंक किसके साथ हो रहा है? जैसे मैं बोलूं आई एम राम, बताओ आई सब्जेक्ट, राम इधर नाउन है, तो इस सब्जेक्ट का लिंक किसके साथ हुआ? तो इसका मतलब इधर सब्जेक्ट है, इधर नाउन है, तो इसके बीच में आने वाला क्या कहलाएगा? लिंकिंग वर्ब। तो क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट, और यहाँ पर भी क्या हो? इस सब्जेक्ट ने समझो, इसको समझो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस रूप में रहेगा? या तो नाउन के रूप में या तो एडजेक्टिव के रूप में। ऑब्जेक्ट किस में रूप में रहेगा बाबू? या तो नाउन के रूप में या तो एडजेक्टिव के रूप में। तो इसके बीच वाला आने वाला वर्ब क्या कहलाएगा? लिंकिंग वर्ब। यहाँ पर ये किस तरह से यूज हो रहा है? लिंकिंग वर्ब की तरह कि हेल्पिंग वर्ब की तरह? ये लिंकिंग कब होता है? जब इसके बाद मेन वर्ब होता है। ये लिंकिंग कब होता है? जब इसके बाद। लेकिन ये लिंकिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके बाद आने वाला पास्ट पर्सनल नाउन है। अगर इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आता है और जिसका लिंक किससे हो? सब्जेक्ट से। अगर इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आता है, उसका लिंक किससे हो? सब्जेक्ट से, तो एक कैसा वर्ब कहलाएगा? कैसा वर्ब कहलाएगा? लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। क्लियर? एक बार आ जाओ। प्राइमरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जो मेन वर्ब के पहले ही होता है। अच्छा, मेन वर्ब 5 होते हैं जिसका अलग अलग फंक्शन होता है। मोडाल वर्ब नीड, देयर, इज, टू, कुड, कैन, सारे क्या होते हैं? मोडाल वर्ब। और उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 होता है। क्या होता है? V1। लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आने वाला वर्ब लिंकिंग वर्ब होता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन की तरह या तो एडजेक्टिव की तरह ही, और उसका लिंक किससे हो? सब्जेक्ट से। क्लियर यहाँ तक? अब इधर है बाबू क्या? इधर क्या है? रेगुलर का मतलब देखो, रेगुलर वर्ब मतलब लगातार। लगातार मतलब समझ रहे हो? जैसे देखो, अगर आप बोलते हो क्या? कट बोलते हो ना? क्या बोलते हो? कट कट कट। तो एक ही देखो, एक ही वर्ड हमेशा दूर आते जा रहा है, तो ये हो गया कौन सा? जैसे यहाँ पर देखो हेल्प, और हेल्प में लगा ईडी, और हेल्प में लगा ईडी। ये V1, ये V3, V2, ये। एक बात बता, हेल्प में ही खाली छेड़छाड़ करके बनाया जा रहा है, तो इसी चीज को छेड़छाड़ करके बनाया जा रहा है, सिर्फ कुछ ना कुछ जोड़ करके, तो रेगुलर वर्ब हो गया। क्या हो गया? जिसने बोलता है ईट, एट, ईटेड, इरेगुलर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इस मीनिंग में बदलाव आ गया। लेकिन अगर ऐसे कहे, क्या कैसे कहेगा? बोलो। प्लेड और फिर प्लेड, तो एक ऐसा वर्ब का एग्जाम्पल है, क्योंकि प्ले में थोड़ा सा चेंज करके इसको रूप को क्या किया जा रहा है। तो अगर उसके मूल रूप में थोड़ी सी परिवर्तन ला करके अगर बदला जा रहा है उसको वर्ब को, तो वो कहलाता है रेगुलर वर्ब। लेकिन अगर उसका मूल रूप को ही बदल दिया जाए, जैसे गो का गोन होना चाहिए, गो ऐसे, लेकिन नहीं, गो के बाद क्या हो गया? अब इसके बाद क्या हो गया? तो इसको क्या कहेंगे? जैसे ब्रेक, ब्रोक, ब्रेक होता है ना,
तो कहने का मतलब यहाँ पर तो ये ठीक है, लेकिन बीच में देखो तो इसका लग रहा है कि इसका जिस प्रकार से हेल्प आ रहा था वैसे गो आ रहा है। तो जहाँ पर कहने का रेगुलर का मतलब लगातार उसी चीज को चलना है और उसमें कुछ चीजें जोड़ करके सिर्फ भार्ब में अंतर हो जाए। क्लियर? लेकिन यहाँ पर क्या है, गो के बाद बेंट और गोन है, तो यहाँ पर कैसा भार्ब तरीज हो रहा है? बोलो, इरेगुलर। तो रेगुलर भार्ब का मतलब क्या? रेगुलर भार्ब का मतलब वही भार्ब में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा तो क्या कहलाएगा? रेगुलर। और अगर उसमें ज्यादा परिवर्तन आ जाए, बिल्कुल चेंज हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? क्लियर हुआ? इतने चीजों को आराम से उतारिए। इरेगुलर ना। अब सातवां क्या बाबू? सातवां में दो वर्ड आता है, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। आओ थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। ट्रांजिटिव उसको कहते हैं जिसमें भार्ब के साथ जब पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, अब प्रश्न करने पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल जाता है। प्रश्न, भार्ब से प्रश्न करते हैं, क्या या किसको लगा के, और अगर जवाब मिलता है तो ऑब्जेक्ट कहलाता है, और अगर जवाब नहीं मिलता है तो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है तो वो कहलाता है क्या? ये जो है भार्ब ट्रांजिटिव कहलाता है। और अगर एक कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होता है तो वो क्या कहलाता है? इंट्रांजिटिव। जैसे यहाँ बोलो, करण सोल्ड अ कार। व्हाट सोल्ड अ कार? करण व्हाट सोल्ड, तो क्या आकार, मतलब करण क्या खरीदा? यहाँ अगर इसे बोलो करण क्या खरीदा, तो जवाब मिला कि आकार खरीदा। जवाब मिला करण क्या खरीदा? सोल्ड माने खरीदा, नहीं बेचा। बेचा। करण क्या बेचा? कार बेचा। तो अगर जवाब मिल गया तो ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये भार्ब क्या कहलाएगा? वही बात हुआ ना, समझ रहे हो? अगर यहाँ पर प्रश्न किए करण क्या क्या लगा के या किसको लगा के, अगर आपको ये ऑब्जेक्ट के रूप में मिल जाता है तो ये भार्ब होगा ट्रांजिटिव। मतलब समझो, अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव होगा, और अगर इधर ऑब्जेक्ट न रहकर कॉम्प्लीमेंट है तो इंट्रांजिटिव होगा। करण केम लेट। करण केम लेट। अब करो, करण क्या? करण किसको? जवाब मिल रहा है? अब इसको थोड़ा सा मैं छोड़। यहाँ भार्ब के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो ट्रांजिटिव भार्ब होगा। देखो भार्ब के बाद ही क्या बताओ, नाउन या प्रोनाउन नहीं है, नाउन है, तो ये क्या कहलाएगा? भार्ब के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब आता है तो ये क्या कहलाएगा? भार्ब के बाद ही क्या है? लेट क्या है? एडवर्ब है। लेट क्या है? एडवर्ब है। लेट क्या है? एडवर्ब। तो अगर बाबू भार्ब के बाद अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तो वो इंट्रांजिटिव। अगर मान लिया आपको इसने पहचानने आता है, बात मान लिया जाए कि आपको पहचानने क्या या किसको लगा कर नहीं बोलने आ रहा, आप भूल जा रहे हो, तो सिंपल सी बात है कि भार्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और भार्ब के बाद अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा तो इंट्रांजिटिव। तो ये सिंपल हो गया कि नहीं? अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है करने के लिए क्या या किसको लगा कर, तो सिंपल सी बात है, आप इस चीज को याद रखो। भार्ब के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तो वो भार्ब क्या कहलाएगा? भार्ब के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आता है तो क्या कहलाएगा? तो सोचो, ये क्या है? क्या है? और ये क्या है? इंट्रांजिटिव। क्या होगा ये? इंट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या वर्ब? इंट्रांजिटिव वर्ब। ये इस चीज में किसी को दिक्कत है? अब बताओ कितने बच्चे को ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव एकदम बिल्कुल अब दिक्कत नहीं होगा? अगर भार्ब के बाद नाउन और प्रोनाउन आता है तो भार्ब क्या होगा? अगर भार्ब के बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब आता है तो क्या? भार्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, भार्ब के बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब आता है। दो तरीका, एक तरीका और क्या बताएं? एक पहला तरीका, दूसरा तरीका, क्या या किसको लगाकर प्रश्न करोगे भार्ब से, जवाब मिल गया तो ऑब्जेक्ट, और जवाब ना मिला तो कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट होगा तो ट्रांजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट ना होगा तो इंट्रांजिटिव। क्लियर? अब एक है रिफ्लेक्सिव वर्ब। रिफ्लेक्सिव वर्ब किसको कहते हैं? जिसमें हम जिसके लास्ट में क्या लगाते हैं? सेल्फ या सेल्फिश। सेल्फ या सेल्फिश। तो बहुत सारे वर्ड आता है जिसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज करते हैं। आवर सेल्वेज, योर सेल्फ, माई सेल्फ,
तो वो सब प्रोनाउन है, लेकिन उसको हम किस कैटेगरी में कभी लग रख देते हैं? रिफ्लेक्सिव वर्ब में, लेकिन उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आपके बताए होंगे बेसिक में कि सब्जेक्ट आई माई सेल्फ या तो आई किल माई सेल्फ, अगर आई किल माई सेल्फ, एक आई माई सेल्फ किल, तो बोले थे ना कि अगर माई सेल्फ लास्ट में आता है तो यहाँ पर प्रभाव इस पर पड़ रहा है, नहीं सॉरी, इस यहाँ पर प्रभाव किस पर पड़ रहा है? इस पर। और आई माई सेल्फ किल, तो यहाँ पर इम्पैथिक तरह यूज हो रहा है, और यहाँ पर कैसे यूज हो रहा है? रिफ्लेक्सिव तरह। शायद आप लोग बताए होंगे कि अगर वर्ब के बाद अगर आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो वो कैसे यूज होता है? अब अगर वो वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में आता है तो इम्पैथी की तरह यूज होता है। याद है बेसिक में शुरू किए थे, बेसिक में बताए हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है तो इम्पैथी की तरह काम करता है। तो इम्पैथी की तरह काम करता है, ये भी काम करता है। तो एक ऐसा भी सिचुएशन है कि अगर इम्पैथी काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं वर्ब की भी काम तो कर रहा है ना, कि मेन वर्ब के बाद जो आता है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, कहलाता है कि नहीं कहलाता है? तो कहीं ना कहीं ये वर्ब की भी काम कर रहा है कि नहीं? तो इस वर्ब का नाम क्या देंगे? रिफ्लेक्सिव। मेन वर्ब के बाद आने वाला भी तो वर्ब कहलाता है, तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब, इसका मतलब वो वर्ब है, तो कैसा वर्ब भैया? रिफ्लेक्सिव वर्ब कहलाता है। क्लियर? नीचे आओगे तो मिलेगा हैपनिंग वर्ब। हैपनिंग वर्ब उसको कहते हैं जहां पर कोई काम डायरेक्ट खुद से हो जाता है। जैसे आपका गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलते चलते डायरेक्ट क्या हो जाएगा? रुक गया। आप गाड़ी मतलब चला रहे हो, गाड़ी डायरेक्ट क्या होगा? बंद हो गया, है ना? वर्षा क्या हो गया? वर्षा डायरेक्ट होने लगा। तो ये सब क्या है? किसके अंतर्गत आएगा? जो स्वयं हो वही कहलाएगा हेल्पिंग वर्ब। जैसे इट वाज रेनिंग, वर्षा होना क्या है? हैपनिंग वर्ब के अंतर्गत आएगा कि नहीं? अच्छा, इट कार स्टॉप, द कार स्टॉप, इसका मतलब क्या? गाड़ी आप चला रहे हैं, डायरेक्ट आपका क्या होगा? स्टॉप। इसका मतलब स्टॉप कैसा वर्ब है? समझ रहे हो? हैपनिंग वर्ब किसको कहाता है? जो स्वयं हो, उसको क्या कहाता है? हैपनिंग वर्ब। अगला है बाबू इम्पैथी वर्ब। इम्पैथी वर्ब का मतलब होता है जो किसी को खाली करता है, किसी को मीनिंग को खाली जो है उसको पूरा कर। जैसे अली मैंने कोई वर्ड नहीं है, इसके साथ देखो टेल लग गया, तो टेल इस इम्पैथी से अगर देखो अली बोली, इसके पहले कुछ नहीं, लेकिन हाँ लिखे टेल अली, तो बताओ जैसे लगाते ही पूरा परिपूर्ण हो गया कि नहीं? तो जब किसी को भर दे कोई आकर के तो वही कहलाता है कैसा भर? इम्पैथी वर्ब। तो यहाँ पर यहाँ टेल अली है जो किस तरह से हो जाए? कौन सा वर्ब के काम कर रहा है? इम्पैथी। अगर यहाँ से ली हटा मतलब कि ली हटा देंगे तभी दिक्कत है, टेल हटा देंगे तब भी दिक्कत है। तो कहने का मतलब एक दूसरे के साथ आकर के एक परिपूर्ण वर्ब बना देता है, तो उसको कहा था क्या? इम्पैथी। इसको हटा देंगे तो एली कोई वर्ब होगा? नहीं होगा जी। क्या पूरा मीनिंग देगा? नहीं देगा। ही वेंट फॉर अ वॉक, यहाँ पर वेंट किस तरह से हो रहा है? इम्पैथी की तरह। कैसे? इम्पैथी की तरह। अब मेन चीज पढ़ना यहाँ फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब किसको कहता है? जो चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब कहने का मतलब हुआ जो टेंस के अनुसार चेंज हो जाएगा। किसके अनुसार? जो टेंस के अनुसार चेंज हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। टेंस के अनुसार चेंज होने वाला क्या कहलाएगा? फाइनाइट। अब टेंस के अनुसार चेंज कौन होगा? V1, V2, V3, V4, V5। इसका मतलब V1, V2, V3, V4, 5 क्या बोले थे उधर? मेन वर्ब। V1, V2, V3, V4, V5 क्या बोले थे? मेन वर्ब। इसका मतलब क्या? फाइनाइट वर्ब को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब को क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? फाइनाइट वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? टेंस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग। अब अगला क्या है? नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस। जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है वो क्या कहलाता है? नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट जो टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे इज एम बाज वर्ब कभी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ब हो गए जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। तो जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा वो नॉन फाइनाइट, और जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा फाइनाइट या मेन वर्ब। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा वर्ब शुरुआत करेंगे? फाइनाइट वर्ब से। आप फाइनाइट वर्ब से, नॉन फाइनाइट से। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर हम मेन वर्ब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर यह भी याद रखना कि मेन वर्ब में हम क्या पढ़ा दें, क्योंकि इसी का तो ये रूप है।
जैसे V1 V2 V3 V4 V5 पढ़ाएंगे ना, तो अगर हम पढ़ा दिए वो सब तो आप क्या समझोगे कि हम क्या भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब नॉन फाइनाइट को कैटेगराइज करेंगे। ओके, देखो अभी हम लोग पढ़ रहे थे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, अरे रुको ना, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या बोले कि फाइनाइट को मेन वर्ब कहा जाता है, नॉन फाइनाइट जिसके जो किसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चलता। नॉन फाइनाइट को 3 भाग में बांटा गया, इन्फिनिटिव, जिरैंड, पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव का पहचान क्या है, 2 + V1 है तो इन्फिनिटिव होगा, या तो इसको एक नाम और से बोला जाता है वेयर इन्फिनिटिव, जहाँ पर 2 ना रहकर सिर्फ क्या रहता है। तो इन्फिनिटिव या वेयर इन्फिनिटिव कल बताएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जिरैंड में क्या होता है, हमेशा V1 + ing। अब पार्टिसिपल में जो 2 चीज़ आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 + ing, अब पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 + ing। जैसे इसका एग्जाम्पल एक बोले बता दो, छोड़ो कल ही लेंगे एग्जाम्पल, कल एक एक करके पढ़ाएंगे, एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो आज इतना था बेसिक वाला चीज़, आज बेसिक वाला चीज़ देख लिए। कल से आपको स्टार्ट करेंगे इन्फिनिटिव से, और इन्फिनिटिव से स्टार्ट करके आपको फंक्शन इसका बताएंगे। ओके, ठीक है, आज छोड़ते हैं। ठीक है, छोड़।